राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा नाम के युवक की हत्या के बाद सियासी बयानबाजी का दौर वो लगातार जारी है। नेताओं का मृतक रिंकू शर्मा के घर आना जाना भी शुरू हो गया है। इस बीच मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा के घर के नजदीक मुख्य सड़क पर मंच लगाकर बजरंग दल के लोगों ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया और कार्यक्रम में बीजेपी सांसद हंसराज हंस समेत तमाम दिग्गज मंच पर मौजूद रहे। साथ ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि आज सीएम पब्लिसिटी के लिए पैसे खर्च करता है और खुद को दिल्ली का बेटा कहता है। आज वो रिंकू के परिवार से मिलने तक नहीं आया। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि जितने लोग सीसीटीवी में नजर आए हैं उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाए और हम जब तक जिंदा है बेटे का फर्ज निभाएंगे। रिंकू के परिवार की मदद जरूर करना होगा और उनके परिवार को नौकरी जरूर देनी होगी। साथ ही अलग अलग प्रांतों से आए लोगों ने पुलिस और दिल्ली सरकार पर निशाना साधा और लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि अगर फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो इस मसले को हम अपने हाथों में लेकर अपनी कार्रवाई खुद करेंगे। खुलासा भी होगा, वो गिरफ्तार भी हुए हैं और उनको कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक सवाल जरूर उठता है। एक सवाल जरूर उठता है कि जब दिल्ली का नौजवान रिंकू शर्मा हो, जब अंकित शर्मा हो, जब ध्रुव त्यागी हो, जब डॉक्टर नारंग हो, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को वो दिखता नहीं है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ गए। राजीव, रिंकू की जिस तरीके से हत्या हुई है उस पर बयानबाजी का सिलसिला भी लगातार जारी है, तो इसको लेकर बजरंग दल के लोगों ने भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो इस कार्यक्रम में कितने लोग मौजूद थे, कितने दिग्गज नेता मौजूद थे? के अंदर कहीं ना कहीं अब जो गुत्थी है वो उलझती चली जा रही है, क्योंकि इसके अंदर राजनीतिक पहलू नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं अब बीजेपी के बड़े नेता भी इसमें शामिल होते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बात करें, पहले कैंडल किया गया था, उसके बाद में अब श्रद्धांजलि सभा रखा गया, के द्वारा ही ये सभा रखा गया था। मगर जो हमने देखा कि बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता यानी कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से लेकर हंसराज हंस या फिर कहें आदेश गुप्ता या फिर और जो बड़े नेता थे वो भी शामिल हुए और यहाँ तक कि जो कह सकते हैं आलोक कुमार हैं यानी कि विश्व हिंदू परिषद के, वो भी इसमें शामिल हुए और तमाम जो हिंदूवादी संस्थाएं हैं, यहाँ तक कि दिल्ली के नहीं बल्कि में और राज्यों के भी लोग इसमें शामिल हुए थे और कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी। मगर जिस तरीके से ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी को भी घेरने की कोशिश करी गई, आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो अभी तक रिंकू के मर्डर केस के अंदर वो रिंकू के परिवार से मिलने नहीं आए, यहाँ तक कि सांत्वना देने नहीं आए हैं। और जिस तरीके से हंसराज हंस ने भी सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे जो उनके परिजन हैं या फिर उनके जो भाई हैं उनको सरकारी नौकरी दिलवाने की कोशिश की जाएगी। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार अभी इसके अंदर कोई कदम नहीं रख रही है और यहाँ तक कि जो रिंकू है वो कहीं ना कहीं हिंदूवादी संस्था के साथ जुड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार उनके बारे में नहीं सोच रही, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू सुरक्षित नहीं है तो कहीं ना कहीं पर्सन जरूर खड़ा होता है। मगर जिस तरीके से कह सकते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जो प्रवक्ता थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं अमित शाह को घेरा था और कहीं ना कहीं इसमें दिक्कतें जरूर थी, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति आ रही है इसके अंदर ये साफ जाहिर है। मगर इसके अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, कि जिस तरीके से अभी दिल्ली पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई है, यहाँ तक कि जो क्राइम ब्रांच को इसके केस सौंपा गया है और क्राइम ब्रांच हर पहलू से गौर कर रही है। यहाँ तक कि जहां मर्डर हुआ था या फिर आसपास के लोग हैं या फिर पड़ोसी हैं या फिर कहें सीसीटीवी फुटेज है, हर एक से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को भी गौर से देखा जा रहा है ताकि कोई भी पहलू छूट ना जाए। मगर जिस तरीके से लगातार इसके अंदर राजनीति नजर आ रही है वो जरूर स्पष्ट कर गई, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हर तरीके से रिंकू मर्डर केस के अंदर नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, यहाँ तक कि एक ऐसा पहलू भी नजर आ रहा है जो राजनीति से जुड़ा हुआ है। यानी कि जब
रिंकू को ये कहा गया कि रिंकू एक नारे लगाता था और कहीं ना कहीं उसका मर्डर इसलिए किया गया, मगर अभी पुलिस ने ऐसी कोई पुष्टि नहीं की है कि रिंकू का जो मर्डर हुआ है वो सिर्फ नारे लगाने की वजह से हुआ है या फिर इलाके के अंदर जय श्री राम के नारे लगाता था वो इसलिए मर्डर हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया पुलिस ने। मगर पुलिस अभी भी जांच में जुटी हुई है, देखना होगा क्या गुत्थी के जो इसके पहलू है, हर तरीके से एक पहलू के अंदर क्या निकल के आता है। मगर जिस तरीके से मर्डर हुआ है उसके अंदर साफ जाहिर है कहीं ना कहीं इसके अंदर साजिश जरूर है, मगर देखना होगा पुलिस किस तरीके से खुलासा करती है इसका। जी लेकिन राजीव, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की तरफ से बयानबाजी सामने आ रही है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर ये वारदात को अंजाम दिया गया है, जय श्री राम के नारे लगाए हैं, लेकिन उनके परिजनों का, अगर रिंकू के परिजनों का कहना है तो उनका यही साफ तौर पे कहना है कि लगातार शिकायतें भी आ रही थी, धमकी भी दी जा रही थी, और जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर धंधा जिस तरीके से चल रहा था दूसरे लोगों की तरफ, तो उसको लेकर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। देखिए, यहाँ तो एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके से रिंकू के परिजनों की बात माने तो चाहे उसकी माताजी हो या फिर उसके पिताजी हो या फिर और लोग हों या फिर आस पड़ोस के लोग हों, उन्होंने सबका यही कहना है कि रिंकू को जय श्री राम के नारे लगाता था, क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर का जो निर्माण हुआ था उसके लिए वो चंदा भी इकट्ठा करता था और लगातार पूरे इलाके के अंदर घूमता भी था और कहीं ना कहीं लोगों से चंदा इकट्ठा करने के द्वारा लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश करता था और इलाके के अंदर नारे भी लगाता था। मगर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उनके परिजनों की जवाब है कि ये साजिश के तहत मारा गया है, मगर साजिश का खुलासा जो है वो दिल्ली पुलिस ही करेगी, क्योंकि क्राइम ब्रांच के हाथ में केस है, तो क्राइम ब्रांच ही बताएगी इसके अंदर के पूरी सोल्यूशन किस तरीके से। और जो आरोपी अभी तक दिल्ली पुलिस की पकड़ से फरार है उनको भी दिल्ली पुलिस को पकड़ने की कोशिश कर रही है और लगातार जो 4 आरोपी है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। यहाँ तक कि जो रिंकू के दोस्त है या जिस रेस्टोरेंट के अंदर बर्थडे पार्टी रखी गई थी उसके अंदर भी पूछताछ की जा रही है। लगातार हर तरीके से दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है वो होती नजर आ रही है, मगर जिस तरीके से इसके अंदर राजनीति पहलू नजर आ रहा है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं इस मर्डर केस को किसी और रूप दिया जा रहा है, क्योंकि राजनीति से जोड़ा जा रहा है, हिंदू मंदिर से जोड़ा जा रहा है, कैसे अयोध्या मंदिर से, और यहाँ तक कि बजरंग दल या फिर विश्व हिंदू परिषद या फिर तमाम जो संगठन है वो इसमें अपना रोल निभाती नजर आ रही है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कल कि जो चौक है वो उसको रिंकू के नाम से किया जाए, रिंकू शर्मा के नाम से किया जाए, और यहाँ तक कि उसके जो परिवार के जो भाई हैं तो कहीं ना कहीं उनको सरकारी नौकरी मिली जाए। मगर जिस तरीके से हंस ने भी कहा कि दिल्ली सरकार के बड़े मुखिया आना चाहिए यहाँ पर, और दिल्ली सरकार के कोई भी ऐसा मंत्री या फिर नेता कोई ऐसा यहाँ पर नहीं आया है जो इस परिवार को सांत्वना देने के लिए आया हो। मगर जिस तरीके से राजनीति की जा रही है इसके अंदर साफ जाहिर है कहीं ना कहीं इसके अंदर राजनीति जरूर है, मगर इसको राजनीति नहीं, जब तक पुलिस रिपोर्ट नहीं सामने आती है जब तक राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। मगर जिस तरीके से राजनीति घुस रही है इसके अंदर, यहाँ तक कि क्या कहें आदेश गुप्ता जी जो आए थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को जमकर घेरा और जमकर आलोचना भी की। यहाँ तक कि पब्लिक के अंदर भी कहीं ना कहीं गुस्सा जरूर था दिल्ली सरकार को लेकर, मगर साफ जाहिर है अभी दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आने बाकी है और दिल्ली पुलिस ही इसके अंदर खुलासा कर सकती है। जी तो राजीव, जिस तरीके से बताया जा रहा है ये हत्याकांड, जिस तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है बदमाशों की तरफ से, और अहम जानकारी ये भी बताई जा रही है जहां एक तरफ तो लोगों सीधा साफ तौर पर आक्रोशित भी है वहां की जनता, और सीधा पुलिस प्रशासन की लापरवाही और वहां की जो सरकार है उन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के पास ये पूरे मामले के पूरा मामला इनके हाथ में था, लेकिन जब इनके हाथ से मामला फिसलने लगा तो क्राइम ब्रांच के पास ये ट्रांसफर कर दिया गया। कहीं ना कहीं लापरवाही तो देखने को मिल रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से। देखिए, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, दिल्ली पुलिस की तरफ से बिल्कुल लापरवाही हुई है, क्योंकि जिस तरीके से जो मर्डर हुआ था उसके बाद में जब दिल्ली पुलिस के यानी कि लोकल थाने के अंदर जब केस आता है तो कहीं ना कहीं उनको हर पहलू से गौर करना चाहिए था, मगर वहां पर लापरवाही हुई जिसकी वजह से ये मामला तूल पकड़ता नजर आया। मगर जिस तरीके से अब दिल्ली पुलिस के हाथ की जगह ये क्राइम ब्रांच को दे दिया गया तो साफ जाहिर है दिल्ली पुलिस ने कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर की है। मगर जिस तरीके से अब राजनीति की जा रही है और जहां तक कि दिल्ली सरकार को गिरा जा रहा है, यहाँ तक कि जो स्थानीय लोग हैं या फिर जो हिंदू परिषद के लोग थे या फिर कहें जो भाजपा के लोग थे, उन्होंने साफ दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने बेशक सीसीटीवी कैमरे लगाए मगर सुरक्षा जनता की बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। और इस मंगोलपुरी इलाके की बात करें तो कहीं ना कहीं मंगोलपुरी के जो लोग हैं यानी कि स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक व्यक्ति के साथ या एक हिंदू व्यक्ति के साथ इस तरीके की घटना होती है तो कहीं ना कहीं और बच्चों के साथ भी इस तरीके की घटना हो सकती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आसपास का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं तनावपूर्ण बना हुआ है और उसी के लिए लेकर दिल्ली पुलिस ने अपने जवान लगाए हुए हैं, यहाँ तक कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर तरीके से कोशिश की जा रही है। मगर जिस तरीके से इसके अंदर क्राइम ब्रांच शामिल है या फिर कहें जो बड़े नेता शामिल हैं या फिर जो कहें भाजपा के जो बड़े अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं इसके अंदर श्रद्धांजलि के द्वारा या फिर कहें दिल्ली सरकार को गिरने के लिए, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति जरूर नजर आ रही है। मगर एक चीज स्पष्ट है
दिल्ली सरकार को कुछ ना कुछ इस परिवार के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि एक ही बिल्कुल। ऐसा व्यक्ति था जो इनके परिवार का जो पालन पोषण करता था। मगर जब जिस तरीके से दिल्ली सरकार की बात आ रही है, तो दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं आगे कदम उठाना पड़ेगा, हम्म। या फिर इसके परिवार को किसी एक व्यक्ति को तो कम से कम सरकारी नौकरी देनी चाहिए। मगर देखना बिल्कुल। होगा, जिस तरीके से हंसराज हंस ने भी कहा कि हम्म। दिल्ली सरकार आगे आए, उनका कोई भी मुखिया सामने आए तो शायद आना पड़ेगा, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है उनको आना पड़ेगा, या मनोज सिसोदिया को आना पड़ेगा, या कोई बड़े नेता सब जरूर आना पड़ेगा, ताकि सांत्वना दी जाए और कहीं ना कहीं उनके परिवार के लिए जो रोजी रोजगार है या फिर कहे नौकरी की जो व्यवस्था है वो करनी चाहिए। मगर देखना है कि इस पूरी सोल्यूशन का, इस गुत्थी का सोल्यूशन किस तरीके से निकालेगी क्राइम ब्रांच, और क्राइम ब्रांच के हाथ में कितने बड़े सबूत लगेंगे। पर अभी इसके अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, हम बार बार कह रहे हैं इसके अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल। क्योंकि अभी ये मर्डर केस है। जब तक दिल्ली पुलिस या फिर क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट नहीं आएगी, इसके अंदर किसी को भी आरोपी घोषित नहीं किया जाता। ये कोर्ट का काम है और कोर्ट ये डिसाइड करेगा आरोपी कौन है या फिर मर्डर करने वाला व्यक्ति कौन है। मगर दिल्ली पुलिस या क्राइम ब्रांच अभी तक जांच करती हुई नजर आ रही है। जी तो राजीव, जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो इसमें तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे, बीजेपी नेता मौजूद थे, और बात करें बीजेपी सांसद यानी कि हंसराज राज, तो इसको लेकर जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष पर लगातार निशाना भी साधा है। अगर बात करें आर्थिक स्थिति जो बताई जा रही है कि बहुत काफ़ी कमज़ोर थी रिंकू के परिवार की, तो उनको लेकर क्या कुछ मदद की जा रही है अब? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें हंसराज हंस की, तो हंसराज हंस ने बिल्कुल दिल्ली सरकार को घेरा है और यहाँ तक की आलोचना भी की है, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक उस परिवार से मिलने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं आया, चाहे वो बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, या फिर वहां के निगम पार्षद हो, या फिर वहां के विधायक हो, या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद अरविंद केजरीवाल हो। क्योंकि इतना बड़ा बवाल हो चुका है, यानी कि बड़े स्तर पर ये केस जा चुका है और क्राइम ब्रांच के हाथ में है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर दिल्ली की जो सरकार है या फिर मुख्यमंत्री है जो अरविंद केजरीवाल है, उनको तो कहीं ना कहीं इसके परिवार को सांत्वना देने के लिए आना चाहिए था। मगर जिस तरीके से हंसराज हंस ने कहा कि इस परिवार का जो आर्थिक स्थिति है वो खराब है और कहीं ना कहीं उनको मदद मिलनी चाहिए, मगर भाजपा के जो अध्यक्ष थे दिल्ली जी उन्होंने बिल्कुल 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया, यहाँ तक कि 5 लोग पकड़ दिए थे, मगर 5 लाख रुपए पकड़ा नहीं सकता, क्योंकि उनको भी पता है कि इस परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है, और यहाँ तक कि इस परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए तो इनके परिवार को किसी एक व्यक्ति को सरकारी बिल्कुल नौकरी राजीव, देनी पड़ेगी। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि रिंकू के परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है, बहुत कमजोर है, और वहां पर यह भी बताया जा रहा है रिंकू एक इकलौता बेटा था जो खुद पूरा खर्चा चलाता था, परिवार को चलाता था। लेकिन एक तरफ से जहां पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन देखना यही होगा ना कि स्थिति जो है वो किस तरीके से मददगार होगी इनके परिवार को लेकर। देखिए, यहाँ पर 2 चीज का गौर करनी होगी। एक, जो रिंकू जो है वो भाजपा यानी कि हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ था, तो कहीं ना कहीं बजरंग दल हो या फिर कहे हिंदू परिषद हो या फिर भाजपा हो, कम से कम उनको पहले मदद करनी चाहिए थी। मगर 5 लाख रुपए से सोचिए कितना बड़ा गुजारा हो सकता है उनका, क्योंकि उनके पास एक ही लौटा व्यक्ति था जो कमाने वाला था, और जिसकी आर्थिक स्थिति आज भी सबको पता है कि कितनी बड़ी खराब स्थिति के अंदर है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे, मगर दिल्ली सरकार जब मुआवजा देगी, या अगर भाजपा के या फिर हिंदू परिषद के लोग ही इसके अंदर बढ़ चढ़कर रोल निभाएं, तो कहीं ना कहीं 5 लाख रुपए से गुजारा नहीं होगा। मगर हाँ, भाजपा के लोगों को भी, क्योंकि केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार और भाजपा को ही इन परिवार के लिए कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए था ताकि दिल्ली सरकार अपने आप इसके अंदर रोल निभाए और अपने आप कहीं ना कहीं कदम उठाए। मगर 5 लाख रुपए से सोचिए क्या गुजारा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति की जा रही है उस 5 लाख रुपए से गुजारा नहीं होगा। राजनीति जरूर की जा रही है, मगर दिल्ली सरकार को भी इसके अंदर अपना रोल निभाना चाहिए, क्योंकि इस परिवार का सिर्फ एक ही लौटा व्यक्ति था, वो रिंकू शर्मा, जो इस परिवार का गुजारा करता था। मगर अब वो परिवार यानी कि बिखर चुका है, और उसके परिवार का जो मुखिया है यानी कमाने वाला जो व्यक्ति था वो नहीं है, तो सोचिए किस तरीके की आर्थिक स्थिति होगी, ये सबको पता है। मगर कहीं ना कहीं अब भाजपा के लोग या फिर कहें दिल्ली बड़े जो नेता हैं वो, या फिर कहें हिंदू परिषद के लोग हैं या फिर विश्व हिंदू के लोग हैं, वो जो आ रहे हैं वहां पे बिल्कुल श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली के नहीं, पूरे और भी राज्यों के लोग आए थे, तो कहीं ना कहीं उस परिवार के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। जी तो राजीव, क्राइम ब्रांच की अगर टीम के द्वारा क्या कुछ अहम सुराग मिल पाए हैं? एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पूरी वारदात को अंजाम, मतलब जो सारी मामला हुआ था वो उसमें कैद हुआ था, लेकिन अगर क्राइम ब्रांच की टीम से अगर आपने बातचीत की होगी तो उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ अहम सुराग मिले हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें
पूरी गुत्थी का सलूशन ढूंढने की, तो कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच जरूर इसमें लगा हुआ। क्राइम ब्रांच ही एक ऐसे हर पहलू पर गौर करना, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो या फिर कहे स्थानीय लोगों की बातचीत हो या फिर उनसे जो बयानबाजी है वो, यानी कि हर तरीके से कोशिश की जा रही है क्राइम ब्रांच की तरफ से कि हर पहलू को गौर से देखा जाए। यहाँ तक कि जहां मर्डर हुआ था, यहाँ पर ब्लड के सैंपल मिले थे, वो तक उन्होंने दोबारा अपने पकड़ में ली, अपनी मुट्ठी में लिए हैं और उसको सैंपलों को दोबारा से भेजा गया ताकि हर तरीके से कोई भी चूक ना कर सके। मगर जिस तरीके से क्राइम ब्रांच लगी हुई है उससे साफ जाहिर है कि जल्दी से जल्दी आरोपी भी उसकी पकड़ में होगा और केस का सॉल्यूशन भी नजर आएगा। और यहाँ तक कि जो कहा जा रहा है कि ये नारे लगाता था इस वजह से मर्डर हुआ, ये जब तक मुख्य आरोपी सामने नहीं आएगा, जब तक इसकी गुत्थी का सॉल्यूशन निकलता नजर नहीं आएगा। मगर दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच टीम है वो लगातार जारी है और कहीं ना कहीं उनसे जो मीडिया से बातचीत करने की कोशिश करी तो मीडिया ने द्वारा भी उन्होंने यही कहा कि हम इसका खुलासा नहीं कर सकते जब तक आरोपी नहीं आएगा और इसके हर पहलू से गौर की जा रही है। मत देखना होगा क्राइम ब्रांच के हाथ में कितने बड़े सबूत लगते हैं, या फिर सीसीटीवी या फिर जो रेस्टोरेंट का जो मालिक है उससे, या फिर कहे वेटर से, या फिर जो फ्रेंड सर्कल था जो पार्टी बना रहे थे, यानी कि पार्टी के अंदर जितने भी फ्रेंड थे उनसे जो भी सबूत उनसे मिलेंगे वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो खुलासा करेगी। मगर देखना है अभी क्राइम ब्रांच किस तरीके की मोड़ पे जा रही है। और यहीं ना कहीं जो बात करें जिस तरीके से हर पहलू के अंदर एक राजनीति जरूर नजर आ रही है, हर पहलू के अंदर कहीं ना कहीं उस पहलू को भी गौर किया जाएगा और क्राइम ब्रांच हर तरीके से गौर कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक करते हैं अगली खबर का। खबर मुंबई से है, जहां एपीएमएस पुलिस स्टेशन में ही एक 40 साल के सहायक पुलिस निरीक्षक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड करने वाले पुलिसकर्मी का नाम भूषण पवार बताया जा रहा है। रविवार सुबह 10:30 बजे के करीब पवार ने पुलिस स्टेशन के अधिकारी कक्ष में ही अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी है। गोली की आवाज सुनने के बाद पुलिस स्टेशन में मौजूद दूसरे पुलिसकर्मी वहां पहुंचे, जहां पवार खून से लथपथ मिले। उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। बता दें आपको कि पवार पिछले 2 सालों से एपीएमएस पुलिस स्टेशन में तैनात थे। पहले अपराध छानबीन शाखा में तैनात पवार को कुछ महीने पहले पुलिस स्टेशन में तैनात किया गया था। पवार बीमारी के चलते पिछले 15 दिनों से छुट्टी पर थे। 3 दिन पहले उनके माता पिता उनसे मिलने आए थे और एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये बताया कि पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की बैठक में इस बात की पूछताछ की जाती है क्या किसी को कोई परेशानी है, लेकिन पवार ने कभी किसी तरह की परेशानी का कोई जिक्र नहीं किया। पिछले साल दिसंबर महीने में भी इसी तरह की एक वारदात सामने आई थी, जब पालघर जिले के तुलिंज पुलिस स्टेशन में एक कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। मिला है, क्या कारण इसका? साइड नोट वगैरह कुछ मिला नहीं है जगह से, लेकिन अभी कारण का पता नहीं चला है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन होता है, घर के लोग जैसे आते हैं उनसे पूछताछ होती है, उसके हिसाब से हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। घटना कब घटी उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये एपीएमसी पुलिस स्टेशन, नई मुंबई पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत जो एपीएमसी पुलिस स्टेशन है उसमें ये घटना घटी है। हमारे सीपीआई भूषण पवार जो यहाँ पे काम करते थे, 1.5 साल से यहाँ पे वर्किंग थे, उन्होंने आज सुबह 11:30 बजे उसकी जो पिस्टल, सर्विस पिस्टल है, उसमें से खुद पे फायर करके लिया है। उसमें उन्होंने फायर उनके छाती पे हुआ है और जैसे ही फायर हुआ तो पुलिस स्टेशन में जो अवेलेबल ऑफिसर्स और स्टाफ था उन्होंने तुरंत उनको एमजीएम हॉस्पिटल में एडमिट किया, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर ने ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया था और उसका रीज़न अभी तक पता नहीं चला है। जैसे ही उनके घर वाले अभी पहुँच रहे हैं, जैसे उनसे पूछताछ होगी उनसे ये पता चलेगा। लेकिन जो घटना हुई है अत्यंत दुर्दैवी है, जो कि हमारे एक अच्छे ऑफिसर थे और उन्होंने पहले डिटेक्शन में भी काम किया था और वहाँ पे भी उनका अच्छा काम था। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। लीव पर भी थे काफ़ी दिनों से सर, और हाल ही में लीव पे थे, 1 महीने से लीव पे थे। उनको चेस्ट पेन थी तो उसके हिसाब से उन्होंने सिक पे गए थे, लेकिन आज ही वो पुलिस स्टेशन में आए थे। तो अभी इसका भी क्या, इसका सिक का कारण वगैरह वो सब। मुंबई से लगातार आपको एक खबर दिखा रहे हैं, जहां पुलिस निरीक्षक ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया, अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। और ये जो वारदात को अंजाम दिया है एपीएमएस पुलिस स्टेशन में ही दिया गया है। इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत भी हो गई है। हालांकि अभी पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस बारे में कोई अहम सुराग नहीं मिल पाया है कि किस वजह से उन्होंने
सुसाइड किया है, गोली खुद को मारी है। लेकिन इसी के चलते ये भी बताया जा रहा है कि पवार पिछले 2 सालों से एपीएमएस पुलिस स्टेशन में तैनात थे और पहले अपराध छानबीन शाखा में तैनात पवार को कुछ महीने पहले इस पुलिस स्टेशन में तैनात किया गया था और पवार बीमारी के चलते पिछले 15 दिनों से छुट्टी पर थे। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, बड़ी खबर है मुंबई से, जहां सहायक पुलिस निरीक्षक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पूरा मामला क्या है, क्यों अपने ऐसे वारदात को अंजाम दिया है? ये देखिए करिश्मा, नवी मुंबई के एपीएमसी पुलिस स्टेशन की हद में 40 वर्षीय एपीआई भूषण पवार जो है लगातार अपने काम को अंजाम दे रहे थे, लेकिन काफी दिनों से वो बीमार चल रहे थे। 15 दिन की जो ऑफिशियल छुट्टी पर थे, वो बीमारी के चलते छुट्टी पे थे। इस वजह से वो पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच पा रहे थे। इस दौरान उनके माता पिता भी उनसे मिलने आए थे, लेकिन जिस तरह से नवी मुंबई पुलिस स्टेशन द्वारा जानकारी मिली है कि अपनी व्यस्तता के चलते और अपनी दिनचर्या के चलते लगातार वो परेशान रहा करते थे। ये भी जानकारी मिली कि वो बॉडी बिल्डिंग का जो है प्रोफेशनल थे और उनको कई बार जो है सम्मानित भी किया गया था बॉडी बिल्डिंग को लेकर। अब ऐसे में उनको एक तो वक्त नहीं मिल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस द्वारा एपीआई की जो ट्रांसफर बदली का जो समय था वो काफी निकट था, काफी दिनों से वो इंतजार कर रहे थे उनकी बदली हो जाएगी। इसको लेकर भी एक व्यस्तता थी, चिंता थी। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि अक्सर मुंबई पुलिस का देखा जाता है कि हर 3 महीने एपीआई की बदली हो जाती है। इस दौरान जो उनकी दिनचर्या होती है, उनके जो परिवार की दिनचर्या होती है, वो भी बदल जाती है। उनके स्थान बदल जाते हैं, रहने के बदल जाते हैं, स्कूल कॉलेज जो उनके बच्चे पढ़ते हैं वो भी बदलते। जाहिर तौर पे इसको भी लेकर वो व्यस्त थे। लेकिन जिस दौरान पुलिस स्टेशन में उन्होंने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारी, उस दौरान वो अपनी पत्नी से मोबाइल फोन पर बात कर रहे थे और क्या बात कर रहे थे ये जानकारी नहीं मिली, लेकिन वो ड्यूटी पर थे। दूसरी बात है, जब वो 15 दिन की बीमारी की छुट्टी पर गए थे, उस दौरान जब वो लौटे तो उन्होंने किसी पुलिस स्टेशन या किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया कि वो लौट रहे हैं। अचानक आए, यूनिफॉर्म पहने और अपनी केबिन में गए, वहां सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार दी। सत्यप्रकाश, सबसे बड़ी बात यह है जिस पुलिस निरीक्षक जो उन्होंने सुसाइड किया है, गोली मारकर आत्महत्या कर ली, सबसे बड़ी बात तो यह है जिसमें वो तैनात थे पुलिस स्टेशन में, वहीं पर ये अंजाम दिया गया है। क्या आसपास कोई पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं थे? देखिए, हर पुलिस स्टेशन में हर अधिकारियों का एक केबिन होता है। फर्स्ट पीआई से लेके 4th पीआई, उसके बाद सीनियर पीआई, फिर जो है एपीआई जो होते हैं उनका ड्यूटी ऑफिसर है, यानी कि ऑफिसर्स केबिन होती है। तो जब आप अपने ऑफिसर्स केबिन में जाते हैं तो उस वक्त अमूमन कोई रहता नहीं है। ये भी बताया जा रहा है कि एपीएमसी पुलिस स्टेशन में जब वो अपने घर से लौटे हैं और यूनिफॉर्म पहनकर अपने केबिन में गए हैं, उस वक्त कोई नहीं था। हालांकि गोली चलने के बाद आवाज जब सुनाई दी तो आनन फानन में आसपास के जो पुलिसकर्मी थे वो पहुंचे, और लेकिन देखे उस वक्त वो काफी गंभीर घायल थे, खून से लथपथ थे। उनको तुरंत जो है आसपास के पुलिस अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, लेकिन बिफोर एडमिशन उनकी डेथ बताई गई। तो सत्यप्रकाश, अगर आसपास लोगों से बातचीत की, अगर उनके साथ जो काम करते थे, पुलिस डिपार्टमेंट में जो काम करते थे, क्या उनसे बातचीत की गई? क्या उनके ऐसे क्यों परेशानी इनका सामना करना पड़ा था? और ये भी बताया जा रहा है कि 15 दिन से लगातार वो बीमार भी चल रहे थे। देखिए, जोन 2 के जो डीसीपी जो है लगातार इस तफ्तीश में लगे हुए हैं कि आखिर क्या वजह रही है, फिनेंशियल प्रॉब्लम थी या फिर पर्सनल प्रॉब्लम थी, इसको लेकर वो जांच की जा रही है। वहीं अधिकारियों से पूछा जा रहा है कि इन 10-12 दिनों के बीच में क्या किसी तरह की कोई बातचीत हुई थी या किसी परेशानियों का जिक्र उन्होंने किया था। तो इस बात की जानकारी करने में जरूर वहां की जो टीम है वो लगी हुई है। तो सत्यप्रकाश, परिजनों से अगर आपने बातचीत की होगी तो उनका क्या कुछ कहना है? देखो, परिजन की तरफ से अभी तक कोई इस तरह का आरोप नहीं लगा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि काफी दिनों से वो परेशान थे। किस बात को लेकर परेशान थे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये जानकारी मिल रही कि वो ट्रांसफर को लेकर बेहद परेशान थे कि उनको अमूमन क्या होता है कि जब पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर होता है या पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर उनकी मर्जी से नहीं होता, बल्कि उनके बड़े ऊंचे जो अधिकारी होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ उनका ट्रांसफर होगा। ऐसे में उनकी परेशानियां बढ़ती है जब उनका ट्रांसफर हो जाता है, फिर उनको नए जगह जाना होता है, परिवार उनका जो है कहीं न कहीं दूर हो जाता है, या फिर परिवार को वहां फिर वापस शिफ्टिंग, तो इस तरह की भी परेशानियों का जो जिक्र सुनने को आ रहा है। अब ये है कि महाराष्ट्र पुलिस अब देखने में लगी है कि आखिर उनका मुख्य कारण क्या था, या फिर बाहरी कोई किसी से कुछ लेन देन की बात थी या पैसों की बात थी, या फिर
प्रेम प्रसंग था, इसको भी एंगल से लेकर खगाला जा रहा है। तो सत्यप्रकाश, इसी दौरान उनका उच्च अधिकारियों की बातचीत की जाए तो उनका ये कहना है कि हर बार बैठक की जाती थी, जो भी पूरे डिपार्टमेंट में जो भी पुलिसकर्मी तैनात होते थे उनसे बातचीत की जाती थी कि कोई किसी बात की परेशानी नहीं है, लेकिन उसमें भी ये बताया जा रहा है जिन्होंने हमने सुसाइड किया है उन्होंने इस बात की कोई पुष्टि नहीं की कि ऐसी कोई परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा था। देखिए, सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि बदली को लेकर, मतलब ट्रांसफर को लेकर वो काफी परेशान थे, काफी सजग थे। अब जी। ऐसे में बीमारी से उठ के तुरंत आना, फिर यूनिफॉर्म पहनना, फिर अपने केबिन में जाना, अचानक जो है अपना सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार लेना, इस दौरान अपनी पत्नी से तो बात करना, सत्यप्रकाश, वो एक ये भी बात सामने आ गई, ऐसी बिल्कुल एक वारदात पालघर के स्टेशन में भी, पुलिस स्टेशन में भी देखने को मिली थी, जो एक कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन इसके बाद एक और ऐसी वारदात अंजाम देना एक कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े करता है। देखिए करिश्मा, ये खुद को गोली मार लेना, पुलिस स्टेशन में गोली मार देना या अपने सामने वाले अधिकारी को गोली मार दे, कोई नई बात नहीं है। आए दिन जो है मुंबई महाराष्ट्र पुलिस में इस तरह की चीजें सामने आती है, लेकिन हर बार रीजन ये रहता है कि पर्सनल जिंदगी से परेशान थे या तो अपनी बीमारी से। अक्सर ये देखा जाता है कि मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस जो है अक्सर तमाम तरह की बीमारियों का शिकार रहती है। अगर भूषण पवार की बात करें तो भूषण पवार को भी हाइपरटेंशन के साथ डायबिटीज की शिकायत थी, तो ये भी एक बड़ा कारण माना जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक करते हैं अगली खबर का। राजस्थान में 2 दिवसीय दौरे पर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से की गई महापंचायत को लेकर सियासत गरमाने लग गई है। दरअसल जिसको लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की महापंचायत का ड्रामा पिक्चर पूरी तरह 2 दिन भी नहीं चल पाई और आधे घंटे में ही सुपर फ्लॉप हो गई। तो वहीं राजस्थान कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी के 2 दिवसीय दौरे को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए खड़ी है और केंद्र की बीजेपी सरकार को किसान विरोधी 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के होंगे। और बीजेपी की बात करें तो इन तीनों कानूनों को बीजेपी पार्टी किसान हितैषी बता रही है। किसानों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के साथ राजस्थान का एक भी किसान नहीं खड़ा है। किसान अपना आंदोलन अपने स्तर पर चला रहा है। राजस्थान का किसान आज भी दिल्ली में किसान नेता राकेश टिकैत के साथ खड़ा है। राहुल गांधी ने राजस्थान में आकर के और राजस्थान के किसानों को भड़काने का काम करने की कोशिश की, लेकिन उनका जो कार्यक्रम था वो सुपर फ्लॉप रहा। और दोनों जगह जो मीटिंगें रही उनमें गिनती के लोग थे और कांग्रेस का अंतर्कलह भी इस दौरान सामने दिखा, जब सचिन पायलट को रूपनगढ़ की जो रैली थी, मीटिंग थी, उसमें से ट्रैक्टर से नीचे उतार दिया और उसका अपमान किया, वो भी सब दुनिया ने देखा। और कुल मिलाकर के जो किसानों के बारे में राहुल गांधी कहना चाहते थे वो कुछ कह नहीं पाए और यहाँ तक कि राजस्थान के किसानों ने उनकी उपस्थिति को लगभग नज़रअंदाज किया और राहुल गांधी का जो शो था वो टोटली। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के 2 दिन के राजस्थान दौरे को लेकर के जिस तरह की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेता जनप्रतिनिधि कर रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उनके मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। भाजपा के लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि देश का अन्नदाता किसान आज सड़क पर है, अपने कृषि कानूनों के विरोध में वो लड़ना चाहते हैं। कृषि कानून किसान हित में नहीं है, किसान की खेती के हित में नहीं है, उसके बावजूद भी जबरन देश के किसानों पर थोपने का काम मोदी सरकार कर रही है। और इस आंदोलन को कांग्रेस के लोग पूरे देश के अंदर समर्थन कर रहे हैं और राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर जाकर के संसद के अंदर और सड़क पर किसानों के समर्थन में खड़े हैं। इस बात को भाजपा के लोगों को, केंद्र के मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को इस बात को समझना चाहिए कि अगर ये किसान के हित में होते तो किसान जो है वो कभी सड़क पर नहीं आता। इस बात को समझते हुए इन किसान विरोधी 3 कृषि कानूनों को तुरंत प्रभाव से निरस्त करना चाहिए। कांग्रेस हमेशा देश के साथ खड़ी रही है, देश के लोगों के साथ खड़ी रही है, देश के लोगों के हित में खड़ी। देखिए, राजस्थान की गूंगी बहरी सरकार जो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चल रही है, आज उस बड़ी सारी कांग्रेस जो झूठ बोल के जाने वाले
जिन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, और कांग्रेस के माई बाप राहुल गांधी जी आए हैं और किसानों को भड़काने के लिए और उनसे बात करने के लिए आए हैं। उन किसानों से बात करने आए हैं, उन किसानों के लिए अपना दर्द बांटने के लिए आए हैं, जिनसे चुनाव के टाइम में उन्होंने 1, 2, 3, 4 से लेकर 10 तक की गिनती सुनाकर और ये कहा कि हम किसानों के कर्ज माफ़ करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज भी ऐसा ही कुछ अपने पुराने वादे याद रखेंगे राहुल गांधी जी? और युवाओं के लिए भी बेरोजगारी भत्ता के लिए जो उन्होंने बात की, युवाओं के रोजगार के लिए जो बात की, वह सब झूठे वादे, सारे झूठे जो उन्होंने आज तक कांग्रेस ने किया है चाहे 70 साल से, वो सारे काम राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं। हम केवल इसी आज के कार्यक्रम के माध्यम से उनसे ये कहना चाहते हैं कि क्या हुआ तेरा वादा? ना किसानों का कर्ज माफ हुआ, ना युवाओं को रोजगार मिला, ना युवाओं को भत्ता मिला। ये प्रदर्शन केवल यही है पूरे राज्य भर में? देखिए, सारे लोग, युवा लोग जो हैं अपने हिसाब से कर रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से पार्टी के हिसाब से काम करने का अधिकार है। हम लोगों ने स्वेच्छा से ये कार्यक्रम। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजस्थान से भवानी सिंह जुड़ गए हैं। भवानी, लगातार जो 2 दिवसीय दौरे पर थे राहुल गांधी राजस्थान में, तो इसको लेकर भी सियासत गरमाने लग गई है, जहां वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। बिल्कुल करिश्मा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी का राजस्थान में 2 दिवसीय दौरा समाप्त होने के बाद में बिल्कुल ही बीजेपी ने एक मोर्चा खोल दिया है और बिल्कुल ही कांग्रेस पे आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी नेताओं ने बिल्कुल कहा है कि राहुल गांधी की जो महापंचायत वाली जो पिक्चर थी वो 2 दिन चलने वाली थी, लेकिन 2 दिन ही अपने 2 घंटे और आधा घंटे भी नहीं चल पाई और फ्लॉप हो गई है, क्योंकि कांग्रेस अपने आगामी चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। कांग्रेस किसानों के नाम पर वोट बैंकिंग के लिए अपने समर्थकों के साथ में मेलजोल करके बिल्कुल वोट बैंक तैयार कर रही है। वहीं आपको बता दें, जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस के नेता हैं, वो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो 2 दिवसीय जो महापंचायत राजस्थान में आयोजित हुई, जिसमें बहुत ही ऐतिहासिक बताते हुए नजर आ रहे हैं। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने बिल्कुल ये आरोप लगाया है कि राहुल गांधी राजस्थान में महापंचायत, किसानों के नाम पर महापंचायत थी, वो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई है। जो पिक्चर है वो बिल्कुल फ्लॉप हो गई है। जी तो भवानी सिंह, अगर वहां की जनता से आपने बातचीत की होगी, लगातार जिस तरीके से वार पलटवार का दौर तो जारी है, आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है पक्ष और विपक्ष की तरफ से, अगर वहां की जनता से आपने बातचीत की होगी कि कांग्रेस पार्टी लगातार जिस तरीके से किसानों की आड़ में अपना वोट बैलेंस को बनाने की कोशिश कर रही है, तो जनता का क्या कुछ कहना है इस पर? बिल्कुल करिश्मा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनता जो है, जो आज राजस्थान का किसान है, वो दिल्ली में बैठा हुआ है किसान नेता राकेश टिकैत के साथ में। वहीं राजस्थान में ये जो महापंचायतों का आयोजन करना, किसान तो वो कह रहा है कि भाई हमारे ये केंद्र सरकार के 3 कानून है, उसके विरोध में किसान खड़ा है। किसानों को किसी का समर्थन नहीं चाहिए, किसान अपने हक की लड़ाई के लिए वो खुद लड़ सकता है। बिल्कुल ये भी आम जनता से बात भी मिल रही है और किसानों से भी मिल रही है। वहीं जो रैली की बात करें, राजस्थान में राहुल गांधी ने जो रैली की थी उसमें किसान बहुत ही कम थे और कांग्रेस के समर्थक ज्यादा दिखे और युवा दिखे। और जो किसान और कर्ज माफी और इसको लेकर कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल वादा किया था, लेकिन वो आज दिन तक पूरी नहीं हो पाई। उसको लेकर बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी भी उनके लिए खिलाफ खड़ी है और बिल्कुल कह रही है कि राहुल गांधी और अपने राजस्थान गहलोत सरकार ने कर्ज माफी को लेकर बिल्कुल वादे किए थे, वो वादे जो धरातल पर बिल्कुल सफल नहीं हुए। और वही किसान की बात करें और आम जनता की बात करें तो किसान आज दिल्ली में बैठा हुआ है, बिल्कुल लंबे समय से किसी कानून के खिलाफ में किसान नेता के साथ में बैठा हुआ है। वही आम जनता की बात करें, जो आम जनता लॉकडाउन के बारे में जो यहाँ के हालात है राजस्थान में, भूखमरी बेरोजगारी जो बढ़ी है, उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में वो कम नहीं कर पाई है। जी तो भवानी सिंह, बीजेपी की तरफ से तो ये बयानबाजी सामने आ रही है कि राजस्थान का एक भी किसान प्रदर्शन नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल देखिए, किसान है वो कांग्रेस के साथ में नहीं है। जो किसान, सबसे ज्यादा किसान आज दिल्ली में बैठा हुआ है, किसान नेता राकेश टिकैत के साथ में बैठा हुआ है, वहाँ पे बिल्कुल ही अपनी मांगों को लेकर बैठा हुआ है। हर घर से एक किसान वहाँ पे मौजूद है राजस्थान में। वहीं इनके जो महापंचायत की जो रैलियां हो रही है और उसको लेकर वहाँ किसान बहुत ही कम दिखे। बिल्कुल कांग्रेस के समर्थक जा रहे हैं
और जो ये अपने कांग्रेस कह रही है कि किसानों की इतनी बड़ी हमने महासभा कर दी, सबसे ज्यादा किसान आ गए, लेकिन किसान वहाँ नजर नहीं थे, उनके कार्यकर्ता नजर थे। और बिल्कुल ही ये महापंचायत इन्होंने की, वहाँ किसान नहीं थे, उनके कार्यकर्ता थे। किसान आज भी वहाँ दिल्ली में डटा हुआ है, केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ा है। और बिल्कुल जो किसानों का जो इन्होंने अपने कृषि कानून जो है वो सरकार को, केंद्र सरकार को लेने होंगे। और बिल्कुल ही किसानों ने स्पष्ट कह दिया, ना तो हम बीजेपी के साथ में हैं, ना कांग्रेस के साथ में। हम अपनी हक अपने आप लड़ सकते हैं, अपना हक के लिए हम आवाज बुलंद कर सकते हैं, और किसान नेताओं के साथ में किसान खड़ा है। जी। तो भवानी सिंह, लगातार कांग्रेस की तरफ से महापंचायत की जा रही है, तो इसी के चलते क्या लगता है कि अब जो 2 दिवसीय दौरे पे राहुल गांधी मौजूद थे और एक साथ पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और साथ में सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद थे, लेकिन एक साथ मंच पे मौजूद थे, लेकिन वो साथ नहीं बैठे हुए थे, अलग अलग रुख अपनाया हुआ था उन्होंने। क्या लगता है कि ये जो दो दिग्गज नेता है आपस में बट गए हैं क्या, और आने वाले समय में कितना पार्टियों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है? बिल्कुल करिश्मा, मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान में 2 खेमों में बटी हुई कांग्रेस पार्टी आज भी बटी हुई है। और इनका जो विवाद है वो कुर्सी का है, सीएम कुर्सी को लेकर विवाद बना हुआ है। और वहीं इनमें आपसी तालमेल नहीं होने के कारण आम जनता तक बिल्कुल ही गलत मैसेज जा रहा है, किसानों तक गलत मैसेज जा रहा है। और बिल्कुल ही किसानों ने कह दिया कि किसानों के नाम पर कांग्रेस राजनीति कर रही है, राजनीति की रोटियां सेक रही है। और वो साफ तौर पे दिखता है, जहाँ पर इतनी बड़ी महापंचायत का आयोजन होता है, वहाँ पे दिग्गज नेता अपने डिप्टी सीएम सचिन पायलट और गहलोत, अपने मुख्यमंत्री गहलोत साहब, वहाँ पे दोनों आपस में बात करते हुए नजर नहीं आते हैं। तो आप किस बात की महापंचायत कर रहे हैं, किस बात के किसानों की बात के हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं? आपके आपस में आपकी जो आपसी बातें हैं वो कहीं क्लियर तो नहीं हुई, और आप किसानों का मामला उठा रहे हैं। वहीं दूसरी बात, जो राहुल गांधी है वो किसानों के साथ में बिल्कुल हक में बोले, लेकिन कहीं ना कहीं वोट बैंक और अपने समर्थकों की बिल्कुल ये समर्थक कांग्रेस के समर्थकों के साथ में दिखे, और वहाँ पे किसान नहीं था। और बिल्कुल ही ये जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी की पिक्चर फ्लॉप हो गई, लेकिन फ्लॉप नहीं हुई, बिल्कुल इनके कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने बिल्कुल ही किसी कानून 3 कानून केंद्र सरकार ने लागू किए हैं वो आम जनता तक या किसानों तक बिल्कुल क्लियर बात में उन्होंने मैसेज दे दिया है कि ये जो केंद्र सरकार ने किसी कानून जो लागू किए हैं वो कितने घातक है, और इससे बेरोजगारी, किसान की आर्थिक वो और एक तरह के अंदर दब जाएगा। जी। तो भवानी सिंह, बीजेपी ने एक और पलटवार किया है कांग्रेस सरकार पर। उन्होंने कहा है कि अपने समय में जब वो वोट मांगने जा रहे थे घर घर अपने जनता के पास, और इसी के चलते उन्होंने ये भी एक वादा किया था किसानों से, पूरी जनता से ही जो किसानों का कर्ज है वो माफ होगा, लेकिन अब वादा का क्या हुआ? अब तो वो वादे सारे खोखले होते जा रहे हैं। बिल्कुल करिश्मा, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए विपक्ष का हमेशा विपक्ष की भूमिका रहती है आरोप लगाना, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादातर पे देखिए इन्होंने कर्ज माफी की जो बात की थी, तो वो अभी बिल्कुल पूरी तरह लोगों के कर्ज माफ नहीं हुए हैं, और बेरोजगारी बिल्कुल बढ़ी है। राजस्थान के कांग्रेस सरकार आते ही अपराध भी बढ़े हैं, महिला अत्याचार भी बढ़े हैं, हॉस्पिटल के सिस्टम अभी तक नहीं सुधरे हैं। तो बिल्कुल विपक्ष बिल्कुल ही खड़ा है, विपक्ष बिल्कुल विपक्ष बोलेगा तभी जनता का भला होगा। और बिल्कुल ही जिनके आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल कहीं ना कहीं मतलब अपन सही नहीं कह सकते, बिल्कुल उनका अपने लगाना बिल्कुल लगाती है विपक्ष। और जो कर्ज माफी का है मामला, तो कर्ज माफी अभी तक पूरी तरह राजस्थान में कर्ज माफी नहीं हुई है। जो वादे किए थे इन्होंने घर घर जाकर आम जनता से, क्या किसानों तक बिल्कुल वादे किए थे कि आपके कर्ज माफ हो जाएंगे, आपके हमारी कांग्रेस सरकार आते ही आपके ये कर देंगे, लेकिन वो कहीं हकीकत में नजर नहीं आ रहा है। जी, शुक्रिया भवानी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ सरकार की मुहिम, सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर अभियान चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें, जहां नक्सल उन्मूलन और लोन वराटू, जिसमें नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। बता दें आपको ये भी कि 14 फरवरी को 15 सरेंडर किए हुए नक्सलियों का मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विवाह करवाया गया, और नक्सली संगठन में विवाह और साथी परिवार बनाने पर प्रतिबंध है। तो नक्सली ऐसे जोड़ों को मौत की सजा देते रहे हैं। समर्पित नक्सली शादी कर नक्सलवाद के रास्ते पर चल रहे नक्सलियों को संदेश दिया कि मुख्य धारा में शामिल होकर पारिवारिक और खुशहाल जीवन का सुख भी लिया जा सकता है। समर्पित नक्सली जो विवाह के जोड़े में बंद है, उनमें सभी नक्सली बड़े इनामी IGS कमांडर के तौर पर नक्सल संगठन में काम करते रहे हैं।
जिनका दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के सामने विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें स्वयं एसपी और पुलिस अधिकारी बाराती बनकर जमकर नाचे। पंद्रह नक्सली जोड़ों का शादी कराया जा रहा है। ये लोग नक्सली संगठन में थे, तब भी आपस में प्यार करते थे। काफ़ी लोग यहाँ आने के बाद प्यार किए। लोन वराटू अभियान में जो सरेंडर किए युवक युवतियाँ, उनकी आज शादी समारोह किया जा रहा है और आज 14 तारीख को करने का मेन सिंबॉलिक विक्ट्री है। विक्ट्री ऑफ लव ओवर फियर एंड थ्रेट, मतलब हिंसा पे प्यार की जीत का ये दिवस है। और हम सारे माओवादियों से अपील करते हैं कि वो भी आत्मसमर्पण करें, मुख्य धारा में जुड़े और विवाहित जीवन जो है वो व्यतीत करें। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से खबर है, जहां लोन वराटू अभियान लगातार जारी है और इसी के चलते हम जानकारी देते कि छत्तीसगढ़ सरकार की मुहिम सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर यह अभियान चलाए जा रहे हैं। और वहीं 14 फरवरी को 15 नक्सलियों ने विवाह किया है और एक गठबंधन के जोड़े में बंध गए हैं। 15 सरेंडर नक्सलियों का ये विवाह हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि पुलिस अधीक्षक के सामने विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ है और छत्तीसगढ़ सरकार की मुहिम वो लगातार रंग ला रही है। लोन वराटू अभियान लगातार जारी है दंतेवाड़ा में, एक के बाद एक नक्सली वो सरेंडर कर रहे हैं पुलिस को। और इसी के चलते हम जानकारी ये भी दे दें कि 14 फरवरी को 15 सरेंडर किए हुए नक्सलियों ने ये विवाह के जोड़े में बंधे हैं और उन्होंने इसी कहा है कि जिस तरीके से नक्सली संगठन में विवाह और परिवार बनाने पर प्रतिबंध है और नक्सली ऐसे जोड़ों को मौत की सजा देते रहे हैं। समर्पित नक्सली शादी पर कर नक्सलवाद के रास्ते पर चल रहे नक्सलियों को संदेश दिया कि मुख्य धारा में शामिल होकर पारिवारिक और खुशहाल जीवन का सुख भी लिया जा सकता है। समर्पित नक्सली जो विवाह के जोड़े में बंद हैं, उनमें सभी नक्सली बड़े इनामी LGS कमांडर के तौर पर नक्सल संगठन में काम करते रहे हैं, जिनका दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के सामने विवाह कार्यक्रम ये संपन्न हुआ है, जिसमें स्वयं एसपी और पुलिस अधिकारी बाराती बनकर जमकर नाचे हैं। सरकार की जो मुहिम है वो लगातार रंग ला रही है। ये बता दें आपको, लोन वराटू अभियान लगातार जारी है, जहां एक के बाद एक नक्सली लगातार खुद को सरेंडर कर रहे हैं। और इसी के चलते 14 फरवरी को यानी कि कल 15 सरेंडर नक्सलियों का विवाह हुआ है। उच्च अधिकारियों के सामने ये विवाह हुआ है, जहां उच्च अधिकारी खुद बाराती बनकर जमकर नाचे थे। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता एसटी राज जुड़ गए हैं। एसटी राज, लगातार छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरीके से एक मुहिम चला रही है लोन वराटू अभियान, और ये लगातार रंग भी ला रही है। अब खबर ये भी है कि 14 फरवरी को 15 नक्सली जिन्होंने अपने आप को सरेंडर किया था, वो एक शादी के बंधन में बंध गए हैं। जी करिश्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि बस्तर में लोन वराटू अभियान जो चलाया जा रहा है, उसके तहत जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, आत्मसमर्पण करने के बाद नक्सली गतिविधियों को छोड़कर आम जनता के बीच में, आम पब्लिक के बीच में, आला अधिकारियों के बीच में जब रहते हैं, तो जब यहाँ शहर में आते हैं, घूमते हैं, तो देखते हैं कि एक पारिवारिक जिंदगी जो जीते हैं। और ये जो नक्सलियों गतिविधियों में सम्मिलित रहते हैं, तो अंदरूनी क्षेत्रों में जब रहते हैं तो इनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला चीज तो इनको शादी करने के लिए पाबंदी किया जाता है, और नक्सल संगठन में जब इनको बुलाया जाता है तो सबसे पहले इनका नसबंदी भी किया जाता है। तो वैसे ही कुछ जब इन्होंने आत्मसमर्पण किया, तो उसके बाद आत्मसमर्पण करने के बाद अपना इच्छा जाहिर किया एसपी साहब के सामने, जो दंतेवाड़ा के एसपी हैं अभिषेक पल्लव के सामने। उसके बाद इच्छा जाहिर किए, उसके बाद जब इच्छा जाहिर हुआ तो उन्होंने 14 फरवरी को जो वैलेंटाइन डे है, वैलेंटाइन डे के दिन में शादी करवाया इन लोग का। सभी को जो आपसी में प्रेम विवाह करना चाह रहे थे, इन लोग सभी को बुलाया, 15 जोड़ों को इन्होंने शादी करवाया। शादी कराने के बाद धूम धड़ाके से जो जिस तरह से शासकीय आला अधिकारी, पुलिस विभाग के पूरे अधिकारी, एसपी साहब, इन लोग सब बाराती बन के आए हुए थे, और इन्होंने सब मिलकर एक साथ मिलकर इनका शादी कराया, जिसमें इनके परिजन भी उपस्थित थे और कुछ ग्रामवासी भी उपस्थित थे और शहर के कुछ आला अधिकारियां भी
उपस्थित थे और जिस तरह से ये शादी हुई तो शादी देखने लायक थी और पूरे आला अधिकारी और पुलिस विभाग वहां पे उपस्थित थे। और जब शादी हुआ तो शादी होने के बाद जब इनसे पूछा गया कि आपको कैसा महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने सीधा-सीधा कहा नक्सल गतिविधियों में रहने से जितना परेशानी आती है, अब समझ में आ रहा है कि नक्सल गतिविधियां छोड़ने के बाद कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं हम। इसी तरह से जब शादी होने के बाद अब उनका कहना ये है कि अब जो भी वहाँ पे हैं, उनको भी हम ये संदेश देते हैं कि नक्सल गतिविधियों को छोड़कर हमारे साथ यहाँ पे जो ड्रोन वर्राटू अभियान चल रहा है उसके तहत आकर आत्मसमर्पण करें और इसी तरह से सुख बोए। जी। बहुत बहुत शुक्रिया अहम चर्चा के लिए, अहम जानकारी देने के लिए एसवी राज। तो रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा आज बिजनौर और मेरठ का दौरा करने वाली है। इस दौरान प्रियंका गांधी किसान पंचायत में शामिल होगी और किसान परिवारों से मिलेगी। चांदपुर के रामलीला मैदान में 15 फरवरी को होने वाली कांग्रेस की किसान महासभा में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के आगमन को देखते हुए जिले के आला अधिकारियों ने सभा स्थल का निरीक्षण किया। बिजनौर कांग्रेस जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान ने बताया कि राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सोमवार सुबह 11 बजे चांदपुर पहुंचेगी और वहां रामलीला मैदान में किसान महासभा को संबोधित करेगी। कार्यक्रम के जोरों पर ये तैयारी चल रही है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी आज 11 बजे मौजूद होने वाली है, तो इसको लेकर कार्यक्रम के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। प्रियंका गांधी और कांग्रेस के बाकी नेता किसानों को कृषि कानूनों के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं। पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और साथ ही किसानों को महापंचायत में शामिल होने के लिए संपर्क भी किया जा रहा है। प्रियंका गांधी मेरठ में भी जनसभा करेगी। तो लगातार कांग्रेस महापंचायत कर रही है, एक के बाद एक महापंचायत की जा रही है। राजस्थान में महापंचायत की जा रही है और किसानों के समर्थन में लगातार कांग्रेस पार्टी खड़ी है। तो वहीं आज सहारनपुर में किसान महापंचायत होगी जिसमें प्रियंका गांधी मौजूद रहेगी। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। प्रियंका गांधी का यूपी दौरा आज होगा, तो लगातार किसानों की तरफ से भी हर जगह समर्थन आ रहा है। लगातार हर राज्यों से किसानों की तरफ से समर्थन आ रहा है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज जिस तरीके से लगातार राजस्थान में किसानों की महापंचायत हो रही है, इसमें कांग्रेस भी महापंचायत कर रही है, एक के बाद एक कर रही है। तो अगर बात करें यूपी की, तो यूपी में भी आज 2 जगह दौरा है, महापंचायत है, जिसमें प्रियंका गांधी मौजूद होगी। बिजनौर और मेरठ का ये दौरा करने वाली है प्रियंका गांधी। तो कांग्रेस लगातार किसानों के समर्थन में है, जो एक के बाद एक हर राज्यों में लगातार महापंचायत कर रही है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय पांडे जुड़ गए हैं। अजय, लगातार किसानों के समर्थन में कांग्रेस है। अगर बात करें प्रियंका गांधी, तो प्रियंका गांधी आज यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर है। 2 जगह पर ये दौरा करने वाली है, महापंचायत करने वाली है। तो इसको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं करिश्मा जी, आपको पूरी तरह से जिस तरह से मेरठ में उनका दौरा है और बिजनौर में उनका दौरा है, बिजनौर के रामलीला मैदान जो कि चांदपुर में है, वहां पर इनका दौरा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है इनकी सुरक्षा को लेकर। और आपको बता दूं जिस तरह से ये किसानों को 1 बजे यहाँ पहुंचकर संबोधित करेंगी, उसमें किसानों में भी काफी उत्साह का माहौल है कि आज प्रियंका गांधी जी हमें संबोधित करने आ रही हैं। तो अजय पांडे, क्या लगता है कि लगातार किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी है, और एक तरफ अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लगातार महापंचायत हो रही है, एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी महापंचायत कर रही है किसानों को लेकर, लेकिन क्या लगता है जिस तरीके से एक तरफ तो पंचायत की जा रही है और दूसरी तरफ अगर यूपी की बात करें तो यूपी में भी अब चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है किसानों की आड़ में अपने वोट बैलेंस को बनाने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ करिश्मा जी, आप सीधी बात है कि आपको जिस तरह से अभी कांग्रेस पार्टी जगह जगह महापंचायत में शामिल होने जा रही है, उस तरह से किसान एक वोट बैंक है ही। किसान लगातार, आप समझ सकते हैं किसान कितना बड़ा वोट बैंक है। तो सीधी सी बात यह है कि कांग्रेस इस फिराक में भी लगा हुआ है कि अब सीधे अगर किसानों के पक्ष में अगर ये लोग जाएंगे और किसानों की बात उठाएंगे, तो सीधी सी बात है कि एक तरफ कांग्रेस की तरफ लग सकता है कि किसान एक तरफ जुड़ सकें, परंतु सीधे ये तो किसान के ऊपर जाता है कि वो किसको अपना मतदान देंगे, किसको नहीं देंगे। तो सीधी सी बात है, फिलहाल तो 3 बिल कानून को लेकर ये मुद्दा चल रहा है, और सीधी सी बात है कि
जब ये 3 बिल कानून को लेकर चल रहा है, तो इसमें सभी राजनीतिक पार्टी रोटियां सेकने का काम करेंगी ही। जी, तो अजय पांडे, अब क्या लगता है कि महापंचायत की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, सरकार की तरफ, अब इस पे कितना असर पड़ने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से यूपी में योगी सरकार है, सीएम है वो वहां पे, तो इसको लेकर कितना अहम रणनीति बनाई जा सकती है कांग्रेस की तरफ से? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अहम चर्चा के लिए। तो रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में अब भी राहत और बचाव का काम चल रहा है। ठीक एक हफ्ते पहले उत्तराखंड के चमोली में आपदा आई, जिससे जोशीमठ और आसपास के इलाकों में आफत टूट पड़ी थी। आपदा के बाद से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तराखंड के चमोली में लगातार 8वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तपोवन टनल से बचाव अभियान के 8वें दिन रविवार को 13 और शव मिले हैं। शव मिलने से बाढ़ में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 51 हो गई है। 13 में से 6 शव 520 मेगावाट और साथ ही आपको बता दें कि एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना के सुरंग से मिले हैं, जबकि 6 रेणी से और 6 रुद्रप्रयाग जिले से नदी के किनारे बरामद हुआ है। लगातार तलाश और बचाव अभियान जायजा ले रही है। चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने लापता लोगों के शव बरामद होने पर बचाव दलों को तेजी से कार्य करने को कहा है। उत्तराखंड चमोली हादसा हुआ है, तो लगातार एक के बाद अब ये शव बरामद में हो रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है टीम की तरफ से, और अब तक जो पुष्टि हुई है मौतों की वो अभी तक 51 हो चुकी है। तो उत्तराखंड में अभी भी राहत और बचाव का काम चल रहा है। रेस्क्यू टीम भी लगातार वहां पर मौजूद है। रात दिन लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, कार्य बचाव जारी है। और ठीक एक हफ्ते पहले उत्तराखंड के चमोली में आपदा आई थी, जिससे जोशीमठ और आसपास के इलाकों में आफत पूरी तरह से टूट पड़ी थी। काफी नुकसान का भी सामना करना पड़ा। काफी लोगों का घर भी टूट गया है, बेघर हो चुके हैं, खाने के भी लाले पड़ गए हैं वहां की जनता को। आपदा के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। उत्तराखंड के चमोली में लगातार 8वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और इस बचाव अभियान के 8वें दिन रविवार को 13 और शव बरामद हुए हैं। शव मिलने से बाढ़ में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 51 हो चुकी है। तो अब तक 51 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उत्तराखंड चमोली में यह हादसा हुआ था, दर्दनाक हादसा हुआ था, जहां कई लोगों के घर बेघर हो चुके, कई लोग अपने घर से बेघर हो चुके थे और खाने के भी लगातार वहां की जनता को लाले पड़ने लगे हैं। उत्तराखंड चमोली हादसा है ये, जहां एक के बाद एक शव बरामद हो रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, कार्य बचाव जारी है। इस पे अहम चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष तिवारी जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरीके से उत्तराखंड चमोली में एक दर्दनाक हादसा हुआ था, कई लोग बेघर हो गए थे, तो वहीं एक के बाद एक अब मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अब जो माफ कीजिएगा, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 13 लोगों के शव बरामद हुए हैं, यानी कि अब 51 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जी बिल्कुल, बता दें कि करिश्मा की जब ये जो कार्य, राहत का बचाव कार्य है, अभी 8वें दिन भी जारी है। और ये प्रलय जो है भयंकर था। इसमें अब 53 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और इसमें जो है 13 शव अभी नए मिले हैं। और अभी जो बता रहा हूँ कि रविवार को सुबह 4:45 पर सुरंग में लगभग 138 मीटर की दूरी पर मलबे से पहले शव मिला है। सुबह 5 बजे जो है सुबह 5 बजे के आसपास जो है खुदाई के दौरान दूसरा शव मिला। इसके बाद जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है, शव निकलने शुरू हो गए हैं। सुरंग से 5 और इसी गंगा जल विद्युत परियोजना स्थल से आसपास फैले मलबे से 6 और रैणी गांव के मलबे से 1, रुद्रप्रयाग में 1 शव मिला है। और ये बता दें कि इसमें लगातार राहत बचाव कार्य जो है जारी है और अभी कई लोग आ रही है। फिलहाल अब बताया जा रहा है मौत का जो आंकड़ा है अब तक 53 हो चुका है। बता दें कि अभी तक मौत का आंकड़ा जो है 53 तक पहुंच चुका है और लगातार रेस्क्यू जो है ऑपरेशन जारी है। इसमें बता दें 53 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है अभी तक और 154 लोग लापता बताए जा रहे हैं अभी। जी तो मनीष, जो लापता हो रहे हैं, जिस तरीके से अब कई लोग अपने घर से भी बेघर हो चुके हैं, खाने के भी लाले पड़ गए हैं, जिस तरीके से बताया उनको खाना नहीं मिल रहा है। अगर बात करें सरकार की, तो सरकार किस तरीके से उनको खाना पहुंचा रही है? जहाँ बता दें कि जहाँ खाना नहीं पहुंच रहा है, सरकार अपनी तरफ से कोशिश में लगी हुई है कि उन तक खाना पहुंचे, उन्हें किसी तरह से परेशानियों का सामना न करना पड़े। और फिलहाल ये बता दें कि जो 9 दिनों से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है
ये अभी भी जारी है और ग्लेशियर टूटने का चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।